एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को कंटिन्यू। तो ये है पार्ट 3 वीडियो और हम देखेंगे अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था फ्रॉम एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स से हमने 3 मेथड्स पढ़े थे और तीनों के बाद अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से हम किस तरह से हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो हैं उनमें भी एल्केन्स, एल्काइंस से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन से। एल्केन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, है ना। तो जितना भी कार्बन का अमाउंट होगा उससे डबल उसका हाइड्रोजन का अमाउंट होता है, और अगर उसमें हम हाइड्रोजन के अमाउंट में +2 कर देते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। ओके, तो ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, हम ये जानते हैं। ओके, तो अब एल्केन से हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे। सबसे पहला है क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कराने के लिए हम कैसे बनाएंगे एल्केन से क्लोरीन अल्काइल हैलाइड या फिर ब्रोमीन या फिर अल्काइल ब्रोमाइड किस तरह बनाएंगे देखते हैं। हम लेंगे सिंपल सा एक हाइड्रोकार्बन या फिर एक एल्केन ले रहे हैं सिंपल सा, और उसका क्लोरीनेशन कैसे होता है ये भी आप समझेंगे। ओके, तो क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो, दोनों में मेथड सेम रहेगा। ओके, CH4 है, सिंपल ले लेते हैं। क्लोरीनेशन में क्या होगा, जैसे कोई भी सिंपल सा एक एल्केन है। ओके, हमारे पास अभी क्या है, मीथेन। ओके, मीथेन है। अब क्लोरीनेशन में जैसे कि नाम इसमें आ रहा है, क्लोरीन को हमें ऐड करते जाना है इसमें, और क्या निकालना है हमें वो भी आप देखिए। क्लोरीनेशन में हमें क्या करना है, ऐड करना है क्लोरीन। Cl हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, हमेशा ये Cl2 के फॉर्म में हमें मिलेगा। सो Cl2, और ये जो प्रोसेस होगा क्लोरीनेशन का ये होगा हमेशा HNu के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी भी एल्केन में इसको हैलाइड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें क्लोरीन ऐड करेंगे, बट किसकी प्रेजेंस में, HNu की प्रेजेंस में, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, इसकी UV लाइट लिखेंगे या फिर HNu लिखेंगे। तो इसका मतलब सेम है, क्योंकि हमने पढ़ा है HNu जो है फोटॉन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम लाइट को यहाँ पे बता रहे हैं, लाइट एनर्जी को बता रहे हैं कि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, तो हमेशा HNu लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक एल्कीन में क्लोरीन ऐड होगा। सो CH4 में हमने Cl2 ऐड किया। ओके, अब क्या होगा इसमें, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो एक क्लोरीन से बनाएगा HCl, और बाकी जो बच जाएगा वो बच जाएगा CH3, और यहाँ पे एक क्लोरीन यानी कि CH3Cl बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले ये हो गया अभी ये बन गया, बट हम इसमें सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि क्लोरीनेशन है, इसमें जितने भी अभी हाइड्रोजन दिख रहे हैं हमें वो सारे हम हटा करके उतने हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, इसी को हम क्लोरीनेशन बोल सकते हैं। क्लोरीनेशन यानी कि ऐड करते जाना है, जब तक उसमें हाइड्रोजन है हमें उसमें क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करते जाना है। वैसे तो अल्काइल हैलाइड यहाँ भी बन गया है, बट जब हम इसमें और ऐड करते जाएंगे तब भी हमें अल्काइल हैलाइड ही मिलेंगे। ठीक है, तो फर्दर इसका क्लोरीनेशन कराएंगे हम, फिर से Cl2 ऐड कराएंगे, और क्या होगा, माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार, माइनस HCl माइनस हुआ। यहाँ भी क्या होगा, HNu की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा और हमेशा निकलेगा HCl। ठीक है, तो Cl2 जो होगा फिर से एक HCl के साथ जो H है यहाँ पर उसके साथ मिलकर बनाएगा HCl। अब कितने बच गए हमारे पास, CH, क्योंकि एक H तो चला गया तो CH2, और Cl जो है एक और ऐड हुआ है तो ये बन गया CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन है तो मीथेन ही, बट अब क्लोरीन कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन और ये हो गया क्लोरोमीथेन। इनके नाम भी लिखते जाओ साथ में, क्लोरोमीथेन। ओके, और इसमें 2 हैं तो ये बन गया हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अभी भी 2 इसमें दिखाई दे रहे, तो 2 बार क्लोरीनेशन इसमें और हो सकता है। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, HNu और Cl2 की प्रेजेंस में इसमें रिएक्शन करवाएंगे, और हमेशा की तरह माइनस क्या होगा, HCl माइनस होगा। ओके, तो HCl को माइनस करेंगे इसमें से। अब HCl हटाने के बाद एक H हट गया, एक Cl इसमें क्या होगा और ऐड ऑन हो जाएगा, तो क्या होगा, अब क्या बन जाएगा, CH, क्योंकि एक H हट गया है CH, और Cl क्योंकि Cl3, क्योंकि यहाँ पे एक Cl जो है ऐड ऑन हुआ है। ओके, अब फिर से क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होगा,
Cl2 और H की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस, फिर से HCl निकल जाएगा और क्या बच जाएगा इसमें CH। अब H नहीं बचेगा, अब सिंपल बचेगा CCl4। अब इनके नाम भी लिख लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें नाम भी क्लियर होते जाए इनके। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो इसे हम बोलेंगे ट्राई और क्लोरो और फिर मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, सिंपली ट्राई क्लोरो मीथेन। अब जो ये वाला है CCl4 बड़ा मेन है, इसको ध्यान रखना आप। इसका नाम क्या होगा, 4 हैं, ओके 4 हैं, तो ये टेट्रा और क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये साथ में होंगे, या अभी मैं इसलिए अलग लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है इसमें। तो टेट्रा क्लोरोमीथेन, ओके। अब यहाँ पर एक और बात है जो बहुत ज़्यादा मेन है, इसको भी आप हाईलाइट करके लिख लीजिए कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है CHCl3, ये इसका वैसे आपने पढ़ा होगा ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा ऐसा इसकी स्मेल से ही लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। एनेस्थेटिक है ये एक, जिससे कि बेहोशी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ मत कीजिएगा। बट क्लोरोमीथेन जो है यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना आप, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, ओके। तो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होता है, ठीक है। सो फ्री रेडिकल कब बनते हैं और क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कोई भी सेम एलिमेंट्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया है CH3 जब ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, या फिर F ले लो, या किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 अपना एक फ्री रेडिकल और ये वाला CH3 अपना एक फ्री रेडिकल लेके जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, टूटेंगे, और क्या होगा, ये भी अपना अपना फ्री रेडिकल ले जाएंगे जो यहाँ पे अभी होगा। अब ये अपने अपने फ्री रेडिकल को लेके चले गए, तो ये इनके पास अपना अपना होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की सेम होगी, क्योंकि वो दोनों सेम हैं। सो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, सेम होगी। तो ये होता है फ्री रेडिकल। तो अब टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल में देखेंगे हम कि किस किस तरह के फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स में हम मीथेन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर सोचो आपके पास CH3 है, ओके, और ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो क्या बन रहा था हमारे पास CH3 का फ्री रेडिकल और CH3 का फ्री रेडिकल, ओके। अब अगर CH3 की जगह यहाँ पर इस वाले H की जगह CH2 और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप हो, या फिर CH3 है और फिर से यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 है, तो ऐसे ब्रेकडाउन में भी क्या होगा, इधर और इधर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर दोनों ही साइड में एक जैसे होंगे तो हमेशा फ्री रेडिकल्स बनेंगे उसमें, ओके। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। अगर फ्री रेडिकल जो होगा इस तरह का होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो क्योंकि कार्बन के पास तीनों की तीनों हाइड्रोजन ही हैं, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहलाएगा, ओके। अगर कार्बन के पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और बाकी सब क्या हैं, हाइड्रोजन से, और इसके पास अपना फ्री रेडिकल है, तब भी क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल था जिसमें सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होगा, उसी तरह 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा जिसके पास भी क्या होगा, एक ही अल्काइल ग्रुप होगा। अब देखते हैं हम 2 डिग्री में क्या होगा, सेम इसमें आ जाएंगे 2 अल्काइल ग्रुप्स, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के पास, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास है, ओके। अब हम देखेंगे 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप से ये ज्वाइन होगा, ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप से ये, और यहाँ पर होगा इसका फ्री रेडिकल। तो 3 अल्काइल ग्रुप से ज्वाइन है, तो इसलिए क्या होगा, ये 3 डिग्री होगा। समझ में आया। तब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। तो अब इसका लिखेंगे हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
अब ये 3 है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि क्या हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाए रखेंगे, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कार्बन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होगी। ओके, मगर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते हैं तो वो कार्बन को ज़्यादा स्टेबल नहीं रख सकते हैं। बट जो जिन में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स हैं तो वो उतना स्टेबल बना सकते हैं। बट जिसमें सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा उस कार्बन को स्टेबल बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से अटैच्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाए रखेगा। ओके, तो इसका मतलब 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री स्टेबल होते हैं, यानी कि 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जो भी क्लोरीन होगा, जब भी कोई भी फ्री रेडिकल होगा वो हमेशा अगर क्लोरीन का फ्री रेडिकल अगर आप ले रहे हो, ठीक है, अगर क्लोरीन का फ्री रेडिकल है तो ये हमेशा किसके साथ जाना चाहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा? जो क्लोरीन एटम है वो उसी के साथ जाना चाहेगा जिसका फ्री रेडिकल कैसा होगा, स्टेबल बनेगा। तो अब देखते हैं ये मैं बात आपको क्यों समझा रही हूँ। ओके, सो अभी तक हमने देखा क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में हमने पहला केस तो सिंपल हमने मीथेन का पढ़ा। अगर आपके पास केस आ जाए इस तरह CH3 CH2 CH3, अब आपको यहाँ पर भी क्लोरीनेशन करवाना है, ठीक है, फिर से क्लोरीनेशन करवाना है HNu की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि लास्ट वाले से हम क्लोरीन को अटैच कर देते हैं, ओके, तो ये हम ऐसे सिंपली क्लोरीनेशन करा देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जो ये वाला कार्बन का एटम होगा, जब इससे क्लोरीन अटैच्ड होगा तो ये कैसा बनेगा, ये बन जाएगा 2 डिग्री बनाएगा, जो कि हमने अभी अभी देखा कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। तो अब ये वाला जब स्टेबल होगा तो क्लोरीन यही चाहेगा कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, और वो 2 डिग्री बनने की कोशिश करेगा, ना कि इस वाले कार्बन से अटैच होने की कोशिश करेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड, हम देखते हैं। कंपाउंड बनेगा हमारा CH3 CH2 CH, अब ये 2 नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा CH और CH3। अब इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर Cl। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये होगा आइसो, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो हम ये इसीलिए देख रहे थे क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको क्लोरीनेशन करा के किसी को क्लोरीन बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप ये वाले कार्बन में अटैच करेंगे या फिर ये वाले में, इस वाले में करें या इस वाले में करें, बात एक ही होगा। दोनों में क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। बट इस वाले में क्या होगा, 2 डिग्री बनेगा, जो कि क्या है, ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, अब ज़्यादा स्टेबल होगा तो हम चाहेंगे कि स्टेबल वाला ही बने हमारा फ्री रेडिकल। ओके, हम देखेंगे फ्लोरीनेशन। जैसे हमने देखा क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, उसी तरह हम देखेंगे फ्लोरीनेशन, ठीक है। तो फ्लोरीनेशन के लिए भी हम क्या लेंगे, एक मीथेन ले लेते हैं CH4, और इसे हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, फ्लोरीन से, यानी कि F2 से, ठीक है। और F2 को किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएंगे, HNu की प्रेजेंस में। हमेशा याद रखना है HNu की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा। तो अब HNu की जब प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है तो एक H एक F के साथ क्या बनाता है, हमेशा HF, और बचे क्या क्या, CH3 और F, जो कि बना देंगे अल्काइल हैलाइड या फिर अल्काइल फ्लोराइड, CH3F। ये बन गया हमारे पास मिथाइल फ्लोराइड। बट इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन होगी ये हो नहीं पाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो क्यों नहीं पाती है, यहाँ पर जो ये फ्लोरीन हमें दिखाई दे रहा है इसकी वजह से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन है इसका साइज़ क्योंकि होता है सबसे छोटा, है ना, सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, एंड देन फिर आता है हमारे पास आयोडीन। तो सबसे छोटा साइज होता है इसका, तो इसी की वजह से इसमें क्या होता है, तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरह से,
दोनों फ्लोरीन होंगे, आपस में इन्होंने अपना एक एक बॉन्ड शेयर करा होगा क्योंकि दोनों को 7 इलेक्ट्रॉन्स है और एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों को ज़रूरत है, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, और इनके पास क्या क्या होंगे, पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बचे कितने अब 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और ये है तीसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो द फ्लोरीन जो है उसका साइज क्योंकि छोटा है तो उनके लोन पेयर क्या होंगे, पास में होंगे। और जब एक जैसे लो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं साथ में, तो उन पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। उसी तरह लोन पेयर जब साथ में होते हैं तो उसमें क्या होता है, लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं वर्ड्स कह रही हूँ इन्हें बहुत आप ध्यान से सुनिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनमें क्या हो जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा। और जब ये जो रिपेल करने लग जाएंगे, ये वाला जो है इस तरफ को मूव करने लगेगा, ये वाला इस तरफ इसके दूर भागने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, जो फ्लोरीन का जो एटम जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है उनके बीच में, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि जो इसके लोन पेयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इधर इधर मूव करने लग जाएंगे और इसका जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, टूटने की कगार पे आ जाएगा, है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों लोन पेयर्स हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी कि किसी बॉन्ड को तोड़ने या बनाने में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी इसकी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है लो होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ये हो जाएगी टूट, और ये क्या बन जाएगी, एक्सप्लोसिव। ठीक है, एक्सप्लोसिव कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, उन्हें हम एक्सप्लोसिव बोलते हैं, है ना। तो एक्सप्लोसिव होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, एक्सप्लोसिव चीज़ें हम जानते हैं जिस तरह की बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं, उसी तरह जो फ्लोरीन है हमारे पास, ये क्योंकि इसमें हो रही है लोन पेयर रिपल्शन, उसी की वजह से इसमें जो उसका बॉन्ड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है ड्यू टू दी वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट ये क्या हो जा रहा है, एक्सप्लोसिव हो जा रहा है, जिसके वजह से अगर हम इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो ये क्या हो जाएगा, उसी टाइम पे फट जाएगा, और फट जाने की वजह से हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे कि हम फ्लोरीन को डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसका हम रीज़न लिखेंगे उसका जो, दिस इज़ ड्यू टू वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मेन है, ये जो उसका साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस वेरी हाई लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट इट हैज़ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब एनर्जी जो होगी बॉन्ड की बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। सो ड्यू टू विच इट्स डायरेक्ट रिएक्शंस आर एक्सप्लोसिव, तो उसकी डायरेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएंगी, एक्सप्लोसिव हो जाएंगी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे साइज इसका छोटा है इसलिए लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जा रही है और ये बॉन्ड टूट जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, एक्सप्लोसिव हो जा रहा है। एक्सप्लोसिव वाली लाइन बहुत ज़्यादा मेन है इसमें, यहाँ ध्यान रखना है इसको। ओके, तो एक्सप्लोसिव हो जा रहा है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे, आगे है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। तो व्हाट इज स्वार्ट्स रिएक्शन, तो इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है इसकी, जनरल रिएक्शन में हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लेना है अल्काइल हलाइड, और अल्काइल हलाइड को हमने क्या किया है, ऐड करना है AgF से। हम एक्चुअली यहाँ पे कराएंगे क्या, अल्काइल हलाइड लेके इसका फ्लोरिनेशन कराएंगे। क्यों करा रहे हैं हम इस स्वार्ट्स रिएक्शन में, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि डायरेक्टली फ्लोरिनेशन हम करा नहीं सकते क्योंकि एक्सक्लूसिव है, बट इनडायरेक्टली तो करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे RCl ले लें यानी कि अल्काइल हलाइड ले लें, अल्काइल हलाइड को हम करवा लें रिएक्ट AgF से यानी कि सिल्वर फ्लोराइड से, ये है हमारे पास अल्काइल हलाइड और ये है हमारे पास सिल्वर फ्लोराइड। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, सिल्वर
सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, तो ये सिल्वर फ्लोराइड है और ये है अल्काइल हैलाइड। तो क्या होगा कि जो ये F है ये क्या करेगा, इस तरफ आ जाएगा और ये Cl क्या बनाएगा Ag के साथ, AgCl। Ag और Cl मिल जाएंगे और R और F मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा R और F और यहाँ बन जाएंगे AgCl। तो यहाँ बन गया ना हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड। अभी तक तो हम नहीं बना पाए थे अल्काइल फ्लोराइड को, बट हमने अब उसको बना लिया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन एक्चुअली उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम। इन दिस रिएक्शन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड कोई भी ले सकते हैं हम, आर मेड टू रिएक्ट विद वीक मेटल फ्लोराइड्स। तो हमें इसे रिएक्शन किससे करवाना है, वीक मेटल फ्लोराइड से करवाना है। वीक मेटल की फ्लोराइड्स यानी कि जैसे AgF, HgF2, मरकरी फ्लोराइड, या फिर हम करवाएंगे इसमें सिल्वर की फ्लोराइड से। इन दोनों की फ्लोराइड से करवाने से क्या हो जाएगा, हमारे पास अल्काइल फ्लोराइड हमें मिल जाएगा। So in this reaction, alkyl chloride or alkyl bromide are made to react with weak metal fluorides like AgF, HgF2, Ag2F2 to give corresponding alkyl fluorides। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे एक रिएक्शन हमने लिया है जैसे कि CH3Cl। ओके, इसे हमने ऐड कर दिया AgF से। तो अब खुद बनाओ क्या होगा, Ag जो होगा Cl के साथ क्या बनाएगा, AgCl, और बच जाएगा CH3 और F, और ये हो जाएगा बन जाएगा हमारे पास CH3F प्लस AgCl को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, AgCl। यहाँ हम AgF की जगह HgF2 भी लिख सकते हैं, Ag2F2। ओके, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। वैसे AgF आपको ज़्यादा याद रहता है तो आप उसी को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे आयोडीनेशन। ठीक है, अब हमने ब्रोमीन फ्लोरीनेशन भी करवा लिया है। अब हम देखेंगे लास्ट है हमारे पास आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन होता है वो भी नहीं हो पाता है डायरेक्टली। तो इसमें भी फिर से क्वेश्चन है, वाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज़ नॉट प्रिफर्ड। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन जो होता है वो भी प्रिफर क्यों नहीं किया जाता है, वो भी देखिए। हमने फिर से करवाया CH4 को I2 से रिएक्ट। ठीक है, और I2 से रिएक्ट कराने के बाद क्या बन जाएगा, CH3I और बच जाएगा HI। ठीक है, मगर इसमें क्या होगा, जो HI होता है ये क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो H और I का जो बॉन्ड होता है बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो I वाला कंपाउंड है H जो होता है बहुत छोटा है, बट I क्या है बहुत बड़ा है, और इसका जो होगा बहुत बड़ा साइज़ होगा, और बड़ा साइज़ और छोटा साइज़ होगा तो इसमें जो होगा इनके जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड जो होगा इनका बड़ा होगा, और जो बॉन्ड जिसका ज़्यादा होता है वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो HI का जो बॉन्ड होता है बहुत जल्दी टूट जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जब बॉन्ड्स जो होते हैं आराम से टूट जाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, HI कर रहा है। क्योंकि तो इसमें क्या होगा, HI का बॉन्ड बड़ा है तो बड़ा होने के वजह से ये आराम से टूट जाएगा और ये बन जाएंगे वापस से अपने अपने कंपाउंड्स। यानी कि ये जो H है दोबारा से चला जाएगा CH3 के पास और ये बन जाएगा CH4, और ये I जो है I के पास चला जाएगा और ये बना देगा I2। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल हो जाती है, जो पहले बनी थी वैसी बन जाती है तुरंत। ठीक है, तो इस रिएक्शन जब दोबारा से वही रिएक्शन बन जा रही है तो ये रिएक्शन कैसी हो जा रही है, बिना फ़ायदे की हो जा रही है। क्योंकि हमें चाहिए कि हम बनाएं CH3I। अगर ये CH3I बनते ही दोबारा से CH4 और I2 दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें इस रिएक्शन से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हम कभी भी डायरेक्टली आयोडीनेशन को नहीं करवा सकते हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज़ बिकॉज द HI फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज़ द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, ये दोबारा से एल्केन में, बैक टू एल्केन्स। दस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। और कोई रिएक्शन अगर रिवर्सिबल हो जाती है तो उस रिएक्शन के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो इस रिएक्शन को अगर हम रिवर्सिबल ना बना के इरिवर्सल कर दें
तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं HiO3। तो HiO3 के यूज़ करने से हम क्या हो जाएंगे, HI को हम क्या कर लेंगे, I2 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब ये रिएक्शन सेम रिएक्शन हो रही होगी तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे HiO3 को यूज़ कर लेंगे, और HiO3 को यूज़ करते ही हमारे पास HI जो होगा दोबारा से I2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। आयोडीनेशन कैसे करवाएंगे? तो आयोडीनेशन कराने के लिए इसका मेथड है कि हम इसे आयोडीनेशन इसमें करवा सकते हैं जब HI क्या करेगा, इसे रिड्यूस कर देगा CH3I को और CH4 और I2 में कन्वर्ट कर देगा। तब हम क्या करेंगे, उसमें HiO3 का यूज़ करेंगे सेम टाइम पे। HiO3 का यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो HI इसमें दिख रहा है आपको रिएक्शन में HI, ये क्या हो जाएगा, जब इसे कन्वर्ट कर रहा होगा, दूसरे को कन्वर्ट कर रहा होगा CH4 और I2 में, तब ये क्या करेगा, HiO3 इसी HI को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने की वजह से ये जो ये I2 दिखाई दे रहा है बना हुआ, ये बन जाएगा बैक टू HI, और वही जो हम चाहते हैं HI और CH3I हमें जो चाहिए, ये दोबारा से ये बन जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को वापस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HiO3 को दे देते हैं, इसमें डाल देते हैं, और HiO3 डालने से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तक क्या होता है, रिड्यूस होता, रिड्यूसिंग एजेंट था वो, बट अब हम डाल देंगे इसमें क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HiO3। उसके डालते ही क्या होगा, HI क्या करेगा, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको, I2 को, I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा हमारी रिएक्शन HI। ठीक है, तो I2 जो होगी HI में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे हमारा ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।